हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गुरुत्वाकर्षण के कुछ बिंदुओं को डिस्कस किया था, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है और साथ ही गुरुत्व क्या है। तो आज के इस हमारे वीडियो लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण के बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं या इसके जो कुछ अन्य बिंदु बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी किन कारकों के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल सकता है या प्रभावित होता है। तीसरा कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। फिर उसके बाद उपग्रह या सैटेलाइट क्या होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम क्या है और इस ग्रहों की गति के नियमों में केपलर ने कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपग्रह का कक्षीय वेग, यानी एक उपग्रह जो पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, उसका कक्षीय वेग क्या होता है। और साथ ही किसी पिंड का पृथ्वी, ये दो बार आ गया यहां पर, पलायन वेग होगा, किसी पिंड का पृथ्वी से पलायन वेग क्या होगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ने से पहले हम हमारा जो कल का टॉपिक था जिसके अंदर हमने गुरुत्वीय बल या आप कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में बात की थी। तो हमने एक फॉर्मूला स्थापित किया था कि जैसे मान लीजिए कि दो हमारे पास में इस तरह से पिंड है, एक m1 है और दूसरा m2 है। दूसरा पिंड जो है वो m2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। तो हमने एक फॉर्मूला यहां से स्थापित किया था, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है कि F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कल हमने स्थापित किया था, इसकी डेरिवेशन वगैरह भी जो है हमने वीडियो लेक्चर में देखी थी। फिर उसके बाद में आज देखिए कि इसी फॉर्मूले को कैसे हम पृथ्वी के संदर्भ में लागू करते हैं। देखिए मान लीजिए कि दो पिंड जो हमारे पास में है m1 और m2, इसमें से एक जो पिंड है वो तो हमारा कोई भी इस तरह से वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं। लेकिन जो दूसरा जो पिंड है वो मान लीजिए कि पृथ्वी, और इसका द्रव्यमान हम ले लिया कैपिटल M। तो अब यहां पर देखिए कि इसी फॉर्मूले को हम पृथ्वी के संदर्भ में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं कि एक कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान M है और दूसरा पिंड जो है वो पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कि r है। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की जो दूरी है वो कैपिटल R यानी पृथ्वी की त्रिज्या है, और उसके बाद ये जो दूरी है ये अगर त्रिज्या के साथ मिलती है तो टोटल जो दूरी है वो स्मॉल r। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला इस तरह से पृथ्वी के संदर्भ में अगर लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं F = g m, थोड़ा सा, तो इस फॉर्मूले को अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में लिखें तो हम यहां पर इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं F = g m अपॉन r स्क्वायर। तो यहां ये जो फॉर्मूला है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो पृथ्वी के संदर्भ में आ गया। ये गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला है वो दो किसी भी सामान्य पिंडों के बीच में हो सकता है जिसका द्रव्यमान हमने m1 और m2 मान लिया। लेकिन जब हम यहां पर इस तरह से पृथ्वी के संदर्भ में बात करेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कैपिटल M लिया और साथ ही दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m लिया, तो उसके बाद में हमारा फॉर्मूला आ गया F = g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल M जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान और जो स्मॉल m है
वो किसी वस्तु का द्रव्यमान, अब ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, कोई सैटेलाइट हो सकता है, कोई छोटा सा इस तरह से पत्थर हो सकता है, ये पेन हो सकता है, आप और हम हो सकते हैं। तो m जो है वो कोई भी द्रव्यमान हो सकता है, और r जो है स्मॉल r, यहां पर ध्यान रखिएगा, स्मॉल r जो है वो पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी, यानी ये जो टोटल दूरी है वो स्मॉल r है। अब अगर हम इस बल को, या आप कहें कि इस जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल पृथ्वी के संदर्भ में आया है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल पृथ्वी के संदर्भ में आया है, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से विभिन्न रूपों में अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, जैसे ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r, कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, यहां पर कोई वस्तु है, और इस वस्तु और पृथ्वी के बीच में हमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना हो, तो हम यहां पर इस तरह से F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे कि भाई आर स्क्वायर से ये फॉर्मूला कैसे आ गया। देखिए यहां पर जब हम टोटल आर की बात कर रहे हैं, तो टोटल आर को आप देख सकते हैं कि एक तो ये पृथ्वी की त्रिज्या और साथ ही पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h, दोनों का योग जो है वो स्मॉल r के बराबर। तो यहां पर r की जो वैल्यू है वो r प्लस एच हो सकती है, इसीलिए हमने फॉर्मूले में जैसे ही r प्लस एच की वैल्यू रखी या स्मॉल r की वैल्यू रखी, तो हमारे पास में एक ये फॉर्मूला आ गया, यानी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसकी वैल्यू ये होगी। अगर इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से देखें कि कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी की सतह पे ही रखी है, जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी, अब इस वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका मान देखते हैं। अब मान लीजिए ये जो वस्तु है वो पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, तो इस स्थिति में जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर देखिए जब सतह पर वस्तु रखी है तो उसकी ऊंचाई h शून्य है, सतह से उसकी ऊंचाई शून्य है, लेकिन चूंकि केंद्र से उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, इसलिए हमने r की वैल्यू क्या ले ली, कैपिटल R। यहां पर कैपिटल R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। उसके बाद इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर उपस्थित है तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये तो फॉर्मूला कब यूज होगा, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। यहां देखिए पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, तब हम टोटल जो दूरी है वो r प्लस एच लेंगे। ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान जब हम निकालेंगे तो दूरी हमेशा पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है, पृथ्वी की सतह से नहीं बल्कि हमेशा पृथ्वी के केंद्र से दूरी मापी जाएगी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में हमने देखा कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित है तो उसका या उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h गहराई पर चली गई, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने h गहराई जो है पर कोई वस्तु, जैसे कोई सुरंग बना करके उसके अंदर पृथ्वी में थोड़ा सा इस तरह से कोई गड्ढा वगैरह बना करके h गहराई का उसमें कोई वस्तु रख दी। अब इस वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होगा। ध्यान रखिए इस कंडीशन में r की जो वैल्यू है वो कैपिटल R माइनस एच हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, कारण क्या है कि देखिए जो हम पिंड और या वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी ले रहे थे, अब वो पूरी r नहीं है, अब वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर नहीं है, उसमें से h कम हो गई है। इसीलिए हम यहां पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी देंगे, r माइनस एच। तो इस कंडीशन में बल का मान हो जाएगा जी एम अपॉन r माइनस एच की स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं कि अलग अलग स्थिति में पृथ्वी पर जो या पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग। अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही रखी है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो ये होगा। और अगर कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी की सतह से h गहराई पर है
पृथ्वी की सतह से h गहराई पर है, तो उस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होगा वो F = Gmm/r - h की होल स्क्वायर होगा। तो तीनों फॉर्मूले हमारे पास में आ गए। तो आप जिस कंडीशन में जो है इस तरह से किसी पिंड को रखते हैं या पृथ्वी से जितनी भी दूरी पर कोई पिंड होगा उसके हिसाब से उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात किया जा सकता। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो F = Gmm/r², यानी ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूले में हम इस तरह से स्मॉल r लिखते हैं ताकि यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या और जो ऊंचाई h या गहराई h उन दोनों का जो समायोजन है वो हो जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला यहां पर पृथ्वी के संदर्भ में है। यहां पर कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान और F जो है वो पिंड और पृथ्वी के बीच में उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल, साथ ही R जो है वो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है और G जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। तो कल हमने ये फॉर्मूला स्थापित किया था, आज हमने ये फॉर्मूला पृथ्वी के संदर्भ में देखा है कि पृथ्वी की अलग अलग स्थितियों में किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, पहले हम त्वरण को समझेंगे और फिर उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। अगर हम त्वरण समझ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण भी जो है बहुत सिंपल सा पॉइंट। देखिए त्वरण को समझते हैं। जैसे एक वस्तु है और ये वस्तु जो है वो इस तरह से 2 मीटर/सेकंड की गति से चल रही है, यानी वस्तु जो है वो गतिमान है और इसकी जो गति है या इसका जो वेग है वो 2 मीटर/सेकंड। अब हमने क्या किया, इस वस्तु पर एक बल लगाया। अगर हम इस वस्तु पर एक बल आरोपित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बल के प्रभाव में वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, या आप कहें कि उसका वेग जो है वो परिवर्तित होगा। अब वेग किस तरह से परिवर्तित होगा कि अगर मान लीजिए वस्तु इस दिशा में आगे गति कर रही है और हमने बल की दिशा भी इसी दिशा में लगा दी, तो बल और वेग अगर एक ही दिशा में, तो इस बल के प्रभाव में वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। हो सकता है बल लगने के बाद में इसकी जो गति है वो 4 मीटर/सेकंड हो जाए। तो वेग बढ़ा क्यों है? क्योंकि गति और बल की दिशा एक ही है। यह ध्यान रखिएगा कि अगर जिस दिशा में गति हो रही है उसी दिशा में बल लग जाए तो यह बल गति को बढ़ा देगा। तो पहले 2 मीटर/सेकंड था और फिर कितना हो गया, 4 मीटर/सेकंड हो गया वेग। तो वेग में ये जो परिवर्तन हुआ है, यानी कितने समय में ये जो वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसको अगर हम समय के सापेक्ष देखें तो ये जो राशि है उसे त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, इसको हम कहते हैं त्वरण। अब इसको सिंपल सा पॉइंट समझिए, वेग में परिवर्तन कब होगा, जब बल लगेगा, और बल जो है वो इस तरह से वेग में परिवर्तन करेगा और इस परिवर्तन को जब हम समय के सापेक्ष में ज्ञात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा त्वरण, यानी ये किसको बताएगा, त्वरण। अब देखिए इस केस में तो ये हुआ कि बल जो है गति की दिशा में लग रहा था जिसकी वजह से गति का मान बढ़ गया, या आप कहें कि वेग बढ़ गया, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि त्वरण जो है वो इस तरह से हमें अगर ज्ञात करना हो तो हम कहेंगे कि भाई जितना वेग बदला है और कितने समय में बदला है, ठीक है। जैसे त्वरण का फॉर्मूला इस तरह से A = V2 - V1 T2 - T1 में ज्ञात करते हैं, यानी कितने समय में वेग परिवर्तित हुआ है उसको जब हम इस तरह से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में त्वरण आ जाएगा। क्या हो अगर ये जो वेग है या वस्तु मान लीजिए इस दिशा में गति कर रही है और बल जो है वो उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। अब देखिए पिछला जो केस था उसमें हमने ये देखा था कि वस्तु जो है
जिस दिशा में गति कर रही है बल भी उसी दिशा में लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है बल उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वेग है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले वस्तु जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है, तो बल लगने के बाद में हो सकता है वस्तु का जो वेग है, वस्तु का जो अगला वेग है वो 3 मीटर पर सेकेंड रह जाए। यानी जब बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है तो इस वजह से क्या होगा कि वस्तु की जो गति है, उसका जो वेग है वो कम हो जाता है। इस स्थिति में भी जो वेग में परिवर्तन है उसको हम त्वरण कहेंगे। लेकिन चूंकि ये त्वरण जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है कि अगर यहां पर हम देखें कि बाद का वेग कितना है 3 -5, और अगर ये मान लीजिए परिवर्तन 2 सेकंड में हुआ तो हम कह देंगे कि भाई -2/2 यानी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है। तो त्वरण का मतलब यह है कि वेग में परिवर्तन, अगर बल गति के विपरीत है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और अगर बल जो है वो गति की दिशा में है तो वेग या जो त्वरण है वो धनात्मक होगा। इसको सिंपल से तरीके से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है। अब साइकिल की जो गति की दिशा है वो इस तरह से, अगर मान लीजिए हवा की दिशा जो है वो इस तरह से, यानी हवा का जो बल है वो उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है, तो ये देखा जाएगा कि बच्चे की जो साइकिल की गति है वो हवा के बल के प्रभाव में तेज हो जाएगी। आपने भी ये चीज जो है इस तरह से महसूस की होगी कई बार, तो स्कूल वगैरह में साइकिल चलाई हो कि जब इस तरह से हवा पीछे से आ रही होती तो इससे साइकिल की जो गति है वो बढ़ जाएगी, कम पेडल मारने से ही जो है साइकिल ज्यादा तेज चलने लगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि हवा जो है वो विपरीत दिशा से आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जितना अगर बल भी लगा रहे हैं यहां पर इस तरह से, अगर पेडल भी जोर से मारे तो भी गति उतनी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जब बल विपरीत दिशा से लग रहा हो तब त्वरण जो है वो नेगेटिव होता है, और जब बल जो है गति की दिशा में लग रहा हो तब त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। जब त्वरण धनात्मक होता है तो वेग बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। धनात्मक त्वरण कब होगा, जब वेग बढ़ेगा, और नेगेटिव त्वरण कब होगा, जब वेग क्या होता है, कम होता है। यानी अगर वस्तु की गति बढ़ रही है, उसका वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण होगा, और अगर वस्तु का वेग कम हो रहा है तो ऋणात्मक त्वरण होगा। सिंपल सा कहने का मतलब है अगर बल गति की दिशा में लग गया तो ये वेग को बढ़ा देगा और इसका मतलब है धनात्मक त्वरण, और अगर बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है तो ये वेग को कम कर देगा और इसका अर्थ हुआ ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, क्योंकि मंदन की स्थिति में वस्तुओं की गति धीमी होती जाएगी। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि जहां पर भी इस तरह से किसी वस्तु पर बल लगता है, ठीक है, जहां पर भी वस्तु पर क्या लगेगा, बल लगेगा, तो बल क्या करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा, वस्तु में त्वरण उत्पन्न करेगा। जितना बल का मान अधिक होगा त्वरण का मान भी उतना ही अधिक होगा। जितना बल अधिक लगेगा उतना ही त्वरण अधिक लगेगा, ठीक है। और बल और त्वरण के बीच में एक फॉर्मूला स्थापित किया जाता है, F = ma, यानी किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर अगर हम F बल लगाते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर a त्वरण उत्पन्न होता है, तो यहां पर बल का जो फॉर्मूला है वो दिया जाएगा F = ma। तो न्यूटन के जो गति के नियम है उनसे हम ये फॉर्मूला स्थापित करते हैं कि बल का जो मान है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको त्वरण के बारे में थोड़ी जानकारी हुई होगी कि त्वरण जो है वो बेसिकली वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कहने का मतलब है कि वेग जब बढ़ रहा हो, और वेग कब बढ़ेगा, जब वस्तु की गति और बल एक ही दिशा में हो, यानी जिस दिशा में गति हो रही है उसी दिशा में बल लग रहा हो। और त्वरण ऋणात्मक कब होगा, जब वस्तु की गति और बल एक दूसरे के विपरीत हो। इस ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं।
शून्य त्वरण भी हो सकता है कि अगर वस्तु एक ही वेग से चलती रहे, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो लगातार एक नियत वेग से चल रही है, इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है और यात्रा के पूरे समय में ये 2 मीटर पर सेकंड से ही गति कर रही, तो ऐसी स्थिति में इसमें त्वरण का मान शून्य होगा। त्वरण का मान शून्य है, इसका मतलब इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अगर बाह्य बल लग रहा होता तो इसमें त्वरण होता। तो त्वरण जो है वो इस तब उत्पन्न होगा जब बल लगेगा, और बल अगर गति की दिशा में लग रहे हैं तो लग रहा है तो त्वरण धनात्मक, और अगर गति की विपरीत दिशा में लगेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। तो भाई ये जो है इस तरह से त्वरण के बारे में है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो यहां पर एक चीज देखिए कि जब बल लगता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। इसी तरह से ये तो हम साधारण बलों के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई वस्तु चल रही है उस पर कोई बल लग रहा है, हवा का बल लग रहा है, या इसी तरह से मान लीजिए कि कोई साइकिल चला रहा है बच्चा और पीछे से कोई दूसरा बच्चा धक्का देने लगे तो वो भी बल लगाने की प्रक्रिया होगी। क्या हो अगर इस बल को हम गुरुत्वीय बल के संदर्भ में देखें, जैसे पृथ्वी। अब पृथ्वी से कोई वस्तु यहां पर m द्रव्यमान की वस्तु है। अब पृथ्वी का जो बल है वो उसके केंद्र की तरफ लग रहा है, यानी किसी वस्तु पर हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल अनुभव होगा जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अगर वस्तु इसी तरफ गति कर रही है जिस तरफ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जैसे वस्तु जो है नीचे की तरफ गति कर रही है, सतह की तरफ गति कर रही है और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा भी वही है, तो चूंकि दोनों की दिशा सेम है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इस वस्तु की गति बढ़ती जाएगी। आप ये देखिए कि अगर आप किसी वस्तु को बहुत ऊंचाई से गिराते हैं तो हर अगले सेकंड में उसका वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि वस्तु जैसे जैसे नीचे जा रही है गुरुत्वाकर्षण बल भी उसी दिशा में, और चूंकि गति और दिशा एक ही दिशा में हो गई इसीलिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इसका जो वेग है, वस्तु का जो वेग है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस एक दूसरी स्थिति की कल्पना करें कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वस्तु को हम इस तरह से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब बल की दिशा तो वही है पृथ्वी के केंद्र की ओर। अब इस स्थिति में आप देखिए कि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन बल की दिशा कहां पर है, केंद्र की ओर है, यानी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। इस स्थिति में क्या होगा, हर अगले सेकंड पर वस्तु का वेग कम होता जाएगा, और वस्तु का वेग कम होते होते एक समय के बाद में जिस पॉइंट पर जाकर के वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा वहां से वस्तु वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगी। तो यहां पर दो स्थितियां हमने ली कि एक अगर ऐसी स्थिति है जिसमें कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति कर रही है, और दूसरी स्थिति में जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के विपरीत दिशा में गति कर रही। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति होगी तो उस स्थिति में वेग बढ़ता है, और जब गति जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में होगी उस स्थिति में वेग जो है वो कम होगा, वेग घटता जाएगा। वेग जब बढ़ता है तो हम कहते हैं धनात्मक त्वरण होता है, और जब वेग कम होता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए साधारण जो बल होते हैं उनमें हम जब त्वरण की बात करते हैं तो उसको हम ए से लिखते हैं, लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण की बात होगी, जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में उत्पन्न त्वरण की बात होगी तो वहां पर हम जो त्वरण है उसका फॉर्म या उसका जो सिंबल है, उसका प्रतीक जो है वो जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से। एक कैपिटल जी पहले भी आया था जिसका मतलब था गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और यहां पर ये जो स्मॉल जी है इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो त्वरण उत्पन्न होता है वस्तुओं में उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। सिंपल सा मतलब है। और ये गुरुत्वीय त्वरण जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक कब होगा कि कोई वस्तु जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करेगी तो यह धनात्मक होगा, और इसकी वजह से वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा। और अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में गति कर रही है तो उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण जो है वो ऋणात्मक होगा, और इसकी वजह से पृथ्वी वस्तु का जो वेग है वो घटता जाएगा। तो दो स्थिति बनती है, यहां पर g की वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पर g की वैल्यू नेगेटिव।
होप कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आएंगे कि त्वरण क्या होता है और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है और इसकी वजह से पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती और इसकी दिशा जो है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती। तो इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ये गुरुत्वीय बल की बात हो रही। अब इस गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वस्तुओं में, पृथ्वी की सतह के आसपास जो वस्तुएं हैं उन पर इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को ही हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इस तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। और इसे हम जी से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल जी से। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का संख्यात्मक मान, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी की सतह के पास में गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 होता है पृथ्वी की सतह के पास। अब यहां पर कई बार जी और जी में कंफ्यूजन होता है। ये जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है और ये जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। इसकी एक फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका जो मान है वो पृथ्वी की सतह के पास में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र की स्थापना। अब इस पॉइंट को देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र किस तरह से स्थापित किया जाए। अभी हमने जैसे यहां पर एक वस्तु है m द्रव्यमान की और पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है m। अब यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। अब अगर इन दोनों के बीच में हम गुरुत्वीय बल की बात करें तो बल का फॉर्मूला यहां पर होगा F = Gm/m/r²। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके डेरिवेशन वगैरह के भी बारे में बात हो चुकी। अगर यहां पर हम F बराबर mg, जैसे F बराबर ma होता है साधारण जो इस तरह से त्वरण है, उसके संदर्भ में बल का जो मान है वो द्रव्यमान और जो त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण की बात होगी तो यहां पर हम इस तरह से त्वरण का जब प्रतीक g लेंगे तो वहां पर F बराबर mg लिख सकते हैं। तो यहां पर ये एक समीकरण हमारे पास में आ गई कि बल का मान जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहां पर देखिए दो समीकरण हमारे पास में आ गए, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। इन दोनों में LHS का मान समान। तो इस फॉर्मूले को जब हम इस तरह से आगे डेराइव करेंगे तो इन दोनों का मान जब बराबर रख देंगे तो mg = Gmm/r² हो जाएगा। यहां पर m जो है वस्तु का द्रव्यमान, अब m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया? G = Gm/r²। तो ये जो फॉर्मूला है वो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण का फॉर्मूला G = Gm/r²। अब यहां पर एक पॉइंट देखिए, गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूले में कौन कौन से पद आ रहे हैं। जैसे यहां पर कैपिटल G तो एक नियतांक है जिसकी फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी ये नहीं बदलेगा। यहां पर m पृथ्वी का द्रव्यमान और r जो है वो पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। r का मान जो है वो इस तरह से कम ज्यादा हो सकता है जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की तरफ जाती। तो यहां पर r की वैल्यू चेंज हो सकती है। यहां m पृथ्वी का द्रव्यमान है और g नियतांक। इस फॉर्मूले में वस्तु का द्रव्यमान या वस्तु की त्रिज्या शामिल नहीं है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की केंद्र से दूरी पर निर्भर करेगा। वो वस्तु के द्रव्यमान या वस्तु के घनत्व, त्रिज्या आदि पर निर्भर नहीं करता। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया गुरुत्वीय त्वरण का।
तो इस यहां पर ये जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है उसको किस तरह से स्थापित किया जाए। यहां पर ये फॉर्मूला इस तरह से, अब ये जो फॉर्मूला है यहां पर कैपिटल आर होने का मतलब है कि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है। तो आप स्मॉल आर और कैपिटल आर से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से दूरी ज्यादा है तो आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एच। ये कब हो जाएगी? जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे रखी है तब आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या यहां से आर, अगर कोई वस्तु यहां पर है तो उस स्थिति में जो एच है वो भी इसमें जुड़ जाएगा और आर की टोटल वैल्यू ये हो जाएगी आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। लेकिन अगर कोई वस्तु यहीं पर रखी है पृथ्वी की सतह पर ही, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आर की वैल्यू पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगी। तो इस स्थिति में आर बराबर कैपिटल आर होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर चली जाए, यहां पर आ जाए मान लीजिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आर की जो वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है, वो आर माइनस एच हो जाएगी अगर वो एच गहराई पर चली गई। तो बस ये फॉर्मूले को इस तरह से स्थापित किया जाता है कि अलग अलग स्थिति में स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो सकती है। सतह पर आर की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पृथ्वी की सतह के लिए। अब यहां पर हमने क्या किया कि पृथ्वी की सतह पर जो g की वैल्यू है, जैसे g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जी एम और इस पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान है वो रखने पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, त्रिज्या जो है वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और साथ ही जो गुरुत्वीय नियतांक है उसकी वैल्यू हम पिछली लेक्चर में भी बात कर चुके थे, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो इन तीनों की वैल्यू रखने पर हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8। तो यहां पर एक पॉइंट देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान, ये घनत्व हटा दीजिएगा यहां से, पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के भार, त्रिज्या व घनत्व पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को हम पृथ्वी की सतह की तरफ छोड़ते हैं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इस प्रकार से गुरुत्वीय बल के प्रभाव में उत्पन्न त्वरण है, और जिसका फॉर्मूला जो है वो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। बल के फॉर्मूले में एक स्मॉल एम और आएगा, लेकिन त्वरण के फॉर्मूले में सिर्फ पृथ्वी का द्रव्यमान शामिल किया जाएगा। अब देखिए, अब यहां से एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रभावित होता है। तो आप यहां पर देखिए कि इस फॉर्मूले में कौन कौन सी ऐसे राशियां हैं, कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनका मान बदल सकता है, और क्योंकि उनका मान अगर बदलेगा तो g की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो यहां पर एक चीज देखिए कि संख्या में 3 पद हैं, g, m और r। यहां पर g जो है वो गुरुत्वीय नियतांक है और इसका मान हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी इसका मान जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 हमने पहले भी बात की। तो इसका मान तो इस तरह से बदल नहीं सकता। बाकी बचे हुए 2 पद हैं, एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान और दूसरा पृथ्वी के केंद्र से दूरी। ये दोनों जो है वो परिवर्तित हो सकता है, किसी परिस्थितियों में इन दोनों का मान बदल सकता है, और जब इन दोनों का मान बदलेगा तो g की वैल्यू भी बदल जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि द्रव्यमान जो है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, वो इस g के सीधे समानुपाती में, यानी अगर हम यहां पर इस तरह से देखें तो g जो है
वो पृथ्वी के द्रव्यमान के सीधे समानुपात में, यानी अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता है तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कम होता है किसी भी कारण से तो जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। वहीं पर अगर आप देखें कि जी का जो मान है वो पृथ्वी की केंद्र से जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और अगर पृथ्वी के केंद्र से दूरी घटती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान के सीधे समानुपाती है और साथ ही पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बाकी जी नियतांक है, इसका मान हमेशा नियत रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी का आकार, फिर है पृथ्वी की सतह से दूरी या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या सतह से जो है दूरी आप कह सकते हैं, फिर है पृथ्वी की सतह से गहराई, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ जा रही, और फिर है पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है वो लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो इस घूर्णन गति के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रभावित होता है। तो हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि पृथ्वी का आकार, सतह से ऊंचाई, गहराई या घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार से प्रभावित होता है। चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं और वह है पृथ्वी का आकार। देखिए जनरली जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक गोलाकार आकार का पिंड है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसकी आकृति देखेंगे तो ये गोलाकार ना होकर के इस तरह से थोड़ी सी चपटे आकार में, इसे हम कहते हैं जियोइड आकार यानी पृथ्वी आकार। यानी इसका अगर आप देखें इसका जो आकार है वो इस तरह से है कि जैसे पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हो गई हो। अब इस आकार के कारण पृथ्वी के केंद्र से उसके ध्रुवों की जो दूरी है और पृथ्वी के केंद्र से उसकी विषुवत रेखा की जो दूरी है वो अलग अलग हो गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से उसके विषुवत रेखा की दूरी ज्यादा है और पृथ्वी के केंद्र से उसके ध्रुवों की दूरी जो है वो कम है। यहां पर आप कह सकते हैं कि इसको अगर मैं लिख दूं कि आर पी का मतलब है आर पोल, यानी केंद्र से ध्रुवों तक की दूरी यानी ध्रुवीय त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या, और ये हो जाएगी आर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की दूरी। अब यहां पर ध्यान रखिए कि अगर किसी वस्तु को हम किसी भी कंडीशन में या आप कहें कि पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी रखें, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु चाहे विषुवत रेखा पर है या अगर मान लीजिए कि वो ध्रुवों पर है या कहीं और है, तो किसी भी कंडीशन में द्रव्यमान जो है वो तो नहीं बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान तो सब जगह एक ही जैसा है। इसीलिए पृथ्वी की सतह पर कहीं भी द्रव्यमान का मान नहीं बदलेगा। लेकिन चूंकि विषुवत रेखा और ध्रुवों पर आर अलग अलग है, विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या है वो ज्यादा है यानी केंद्र से दूरी ज्यादा है और ध्रुवों पर केंद्र से दूरी कम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जी की जो वैल्यू है वो केंद्र से दूर जाने पर घटती है। तो यहां पर केंद्र से दूरी ज्यादा है तो यहां पर हम कह सकते हैं जी भूमध्य और जी जो ध्रुव है यानी ध्रुवों पर जी का मान और भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है तो आप ये देख सकते हैं कि आर की व्युत्क्रमानुपाती है। तो जहां आर ज्यादा होगी वहां जी की वैल्यू कम होगी, तो आर जो है वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा है तो भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू कम होगी और ध्रुवों पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो पृथ्वी का आकार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक है और भूमध्य रेखा पर कम है। कारण आप समझ रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी ज्यादा है जिसकी वजह से वहां पर जी की वैल्यू कम हो जाती। तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन आता। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। दूसरा पॉइंट देखिए,
जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से सतह की दूरी r है, यानी r पृथ्वी की त्रिज्या, कैपिटल R जब भी लिखेंगे उसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। अब कोई वस्तु जो है वो मान लीजिए कि यहां पर, तो इस स्थिति में क्या होगा कि g की वैल्यू जो है वो gm/r² होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहां पर चूंकि पृथ्वी के केंद्र और वस्तु की दूरी कैपिटल R के बराबर है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। क्या हो अगर इस वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से, ये दूरी R, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले गए, ये दूरी h, तो जब हम इस कंडीशन में देखेंगे तो देखेंगे कि g की जो वैल्यू है वो gm/r+h² हो गई। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? यहां पर जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही है तो वहां पर g की वैल्यू ये होगी, और जैसे ही वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गई, उसी फॉर्मूले में या इस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो r+h हो गया। यानी जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। m जो है वो दोनों ही स्थिति में क्या है? कांस्टेंट, नियत है, जिसकी वजह से यहां पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोनों ही कंडीशन में। लेकिन चूंकि दूरी कम ज्यादा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे g की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर g का मान जितना है, कितना है? लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कम होगा अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ गति करती। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है उससे g का मान किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो सतह से ऊपर जाने पर g की वैल्यू कम होती। नेक्स्ट पॉइंट, पिंड की पृथ्वी की सतह से गहराई। क्या हो अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी की सतह से h गहराई पर चली जाती। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में हमने एक तरह से एक सुरंग बना दी, एक सुरंग बना दी जिसकी गहराई जो है वो h है। यहां पर पृथ्वी का केंद्र है और यहां पर हम मान लेते हैं कि हमने हमारी वस्तु रखी है। अब देखिए इस सुरंग की जो गहराई है वो कितनी है? h है। ठीक है, सुरंग की गहराई कितनी है? h, और वस्तु यहां पर। अब इस कंडीशन में g की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि यहां पर r निश्चित तौर पर कम हुआ है। ठीक है, r यहां पर क्या है? निश्चित तौर पर कम हुआ है, क्योंकि यहां पर जो r की वैल्यू है वो कितनी होगी? यहां पर जो r की वैल्यू है वो कितनी होगी? r-h हो जाएगी। तो जनरली हमें लगता है कि चूंकि पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर g की वैल्यू क्या हो रही, या आप कहें कि जो है r की वैल्यू जो है या दूरी कम हो रही है तो g की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों हकीकत इससे थोड़ा सा अलग है। कारण देखिए, जब हम सतह से नीचे गहराई पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु यहां पर पहुंच गई तो इस वस्तु को केंद्र की तरफ खींचने वाला जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, जिसको हम प्रभावी द्रव्यमान कहेंगे, इस कंडीशन में वो भी कम हो गया। यानी अब इस कंडीशन में केवल इतना ही द्रव्यमान जो है इस तरह से इस वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि बाहर का द्रव्यमान तो अब इस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी का ऊपर का द्रव्यमान अब इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, वरना तो प्रतिकर्षण यहां पर अनुभव होने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी का जो ये प्रभावी द्रव्यमान है या वो द्रव्यमान जो इस वस्तु को केंद्र की तरफ खींच रहा है, अब वो m ना होकर के m' हो गया है, और m' यानी इसका मान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में r के घटने से जहां g की वैल्यू बढ़ रही थी, m के घटने से g की वैल्यू कम हो रही है। तो दो जब विपरीत कारक काम कर रहे हैं तो ओवरऑल ये प्रभाव होगा कि g की वैल्यू जो है वो सतह से नीचे जाने पर कम हो जाएगी, घट जाएगी। यानी इस पॉइंट को समझिए कि r की वैल्यू चूंकि कम हो रही है, सीधी सी बात है, और इससे g की वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ेगी भी, लेकिन चूंकि प्रभावी द्रव्यमान कम हो रहा है
और इस प्रभावी द्रव्यमान की वजह से जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा कम हो जाती, और इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल हम देखते हैं कि सतह पर जो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, गहराई में जाने पर उस जी का मान कम होता है। तो यहां पर एक पॉइंट समझ गए होंगे कि पृथ्वी के आकार के कारण जी का मान प्रभावित हो रहा है, सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है और गहराई में भी जाने पर जी का मान कम होता है। तो ये 3 पॉइंट इस तरह से हमने डिस्कस किया है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण, उसको देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूर्णन कर रही है, लगभग 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव के साथ इस तरह से पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां पर है, पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है, एक त्वरण लग रहा है, जैसे हम गुरुत्वीय त्वरण, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु घूमती है तो उस घूमती वस्तु पर बाहर की तरफ एक बल अनुभव होता है। घूमती हुई वस्तुओं पर बाहर की तरफ एक बल अनुभव होता है। इस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कब अनुभव होता है? जब कोई वस्तु घूमती है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक किसी रोड में इस तरह से जब घुमाव आता है तो उस पर अगर मान लीजिए कि कोई वाहन, कोई बस, कार वगैरह जब गति करती है तो जब ये अचानक मुड़ेगी तो इसमें बैठे हुए जो यात्री है वो बाहर की तरफ एक धक्का महसूस करेंगे। या इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि जो मिक्सर वगैरह होता है उसके अंदर कोई वस्तु रख करके जब घुमाई जाती है तो वो बाहर की तरफ बल अनुभव करती। इसी तरह से जो भी पहिए वगैरह होते हैं, पहियों के ऊपर इस तरह से मड गार्ड लगाए जाते हैं ताकि यहां पर जो भी कीचड़ वगैरह है जो कि इसके किनारों पर है, जब पहिया घूमे तो चूंकि वो बाहर की तरफ गिरेगा तो ऐसी स्थिति में जो चालक उस वाहन को चला रहा है, जैसे बाइक या साइकिल वगैरह, तो उसके ऊपर वो कीचड़ ना गिरे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वस्तु घूमती है तो घूमती हुई वस्तुओं पर बाहर की तरफ एक बल अनुभव होता है और इस बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। इस अपकेंद्रीय बल का जो मान है वो घूमने की गति पर निर्भर करता है। यानी अगर मान लीजिए कि वस्तु तेज गति से घूम रही है तो अपकेंद्रीय बल का मान अधिक होगा, और अगर वस्तु धीमी गति से घूम रही है तो अपकेंद्रीय बल का मान कम होगा। तो यहां पर हमारी पृथ्वी भी इस तरह से लगातार घूम रही है। अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो अपकेंद्रीय बल से ज्यादा है। इसीलिए वस्तु पृथ्वी की सतह से चिपकी हुई रहती, पृथ्वी की सतह को छोड़कर जा नहीं पाती। लेकिन अगर ऐसा हो कि पृथ्वी का घूर्णन लगातार बढ़ता जाए तो गुरुत्वीय त्वरण तो उतना ही रहेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, और पृथ्वी के घूर्णन से ना तो पृथ्वी का द्रव्यमान और ना ही पृथ्वी की त्रिज्या में कोई परिवर्तन आ रहा है। लेकिन घूर्णन से ये अपकेंद्रीय बल जरूर बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी होगी जब अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ता, अगर पृथ्वी का घूर्णन बढ़ता गया और अपकेंद्रीय बल का मान उससे बढ़ता जा रहा है, तो जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, कौन से दोनों बल? अपकेंद्रीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण, उस स्थिति में पृथ्वी पर रखी हुई वस्तुओं में भार शून्यता की स्थिति आ जाएगी। भार शून्यता का मतलब है कि यानी इन पर कोई बल अनुभव नहीं होगा और वस्तुएं हवा में तैरना शुरू कर देंगी। तो घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण को वैसे तो इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ने से इसका जो इस तरह से प्रभावी मान है, इसका जो अनुभव होने का जो इस तरह से मान है वो कम होता जाएगा। और अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से लगभग 17 गुना ज्यादा गति से घूमने लगे, पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति से अगर 17 गुना ज्यादा गति से घूमने लगेगी तो पृथ्वी पर रखी या भूमध्य रेखा पर रखी हुई सभी वस्तुओं का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। कारण यह है कि उस वक्त उन वस्तुओं पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
ठीक है, या अनुभव होना जो है शून्य हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जब वस्तु घूमती है तो उसके ध्रुवों पर स्थित जो बिंदु है वो स्थिर रहते हैं, इस वजह से यहां पर घूर्णन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने गुरुत्वीय त्वरण को डिस्कस किया, और गुरुत्वीय त्वरण में हमने ये 3-4 पॉइंट्स देखे और इनको डिटेल में डिस्कस किया कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के आकार, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से गहराई और साथ ही अक्षीय घूर्णन पर निर्भर करता है। तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है और गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द्रव्यमान तथा भार। देखिए दो शब्द हैं, एक है द्रव्यमान यानी मास और दूसरा है भार यानी वेट। मास और वेट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सिंपल सा यहां पर हम अंतर देखते हैं कि द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी वस्तु में उसके पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, उसको हम द्रव्यमान कहेंगे। किसी भी वस्तु में उसके पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए 1 किलो आपके पास में चीनी, और अगर आप इस वस्तु को या 1 किलो चीनी को कहीं पर भी ले जाएं, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी ले जाएं, तो क्या उसमें चीनी के अणुओं की संख्या कम या ज्यादा होगी? चीनी के अणुओं की संख्या तो वही रहेगी। तो इन अणुओं का जो माप है, इन या इसमें जो इस तरह से हम कहें कि इस पदार्थ में या इस वस्तु में जो पदार्थ की जो मात्रा है वो हमेशा ही स्थिर रहती है, और इसी पदार्थ की जो मात्रा है उसका माप द्रव्यमान कहलाता है। यानी द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो ये बताती है कि किसी वस्तु में पदार्थ की एक्चुअल मात्रा कितनी है, और चूंकि पदार्थ की मात्रा जो है वो साधारण तरीके से, या हम कहेंगे इस तरह से, ये किसी स्थान विशेष से प्रभावित नहीं होगी, इसीलिए द्रव्यमान हमेशा किसी वस्तु का क्या रहेगा? नियत रहेगा। वो अलग बात है कि अगर मान लीजिए आप वस्तु को टुकड़ों में तोड़ दें या उसमें कुछ और जो है इस तरह से भाग ऐड कर दें, तब द्रव्यमान कम ज्यादा हो सकता है, अन्यथा साधारण स्थिति में द्रव्यमान नहीं बदलेगा। दूसरा हम कहें भार। भार का मतलब है कि कोई वस्तु किसी खगोलीय पिंड द्वारा जिस बल द्वारा आकर्षित होती है, उस बल का जो माप है उसको हम भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को F बल से अपनी तरफ खींच रही है, तो इस F बल को हम उस वस्तु का भार कहेंगे। तो यहां पर जो भार है उसको हम W या इसको गुरुत्वीय बल के बराबर मानते हुए इसका फॉर्मूला mg रखते हैं, ठीक है। और यहां पर द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं। m जो है वो किसी भी ग्रह, उपग्रह या किसी भी खगोलीय पिंड के लिए नियत रहेगा, लेकिन भार का जो मान है वो बदलता रहेगा, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वीय त्वरण का भी इस तरह से पद है। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम ज्यादा हो रहा है तो उस स्थिति में भार भी कम ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा का माप है, जबकि भार उस वस्तु में कितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका माप। जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। इस पॉइंट को समझिए। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी का जब केंद्र होगा तो वहां पर अगर हम g का फॉर्मूला देखें कि वो कितना होगा, तो यहां पर केंद्र पर द्रव्यमान भी 0 और त्रिज्या भी 0, तो 0/0 वहां पर g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो जब g की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भार, जिसे हम इस तरह से W बराबर F बराबर mg ले रहे हैं, तो g की वैल्यू 0 होते ही ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो भार जो है वो कम ज्यादा हो सकता है स्थान विशेष के हिसाब से। पृथ्वी के केंद्र पर भार जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है उसको बताती है, और पदार्थ की मात्रा कहीं पर भी 0 नहीं होगी। अब जिन खगोलीय पिंडों का गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है,
उन पिंडों पर वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार से कम होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु पृथ्वी पर जितने भी किलोग्राम की है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की, तो जिस अनुपात में किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वीय त्वरण है, वहां पर वस्तु का भार भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसको जी मून या लिख सकते हैं, ये पृथ्वी के जी अर्थ को अगर हम करें का 1/6, तो भार भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जैसे अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर उसका भार केवल 10 किलोग्राम आएगा, नापने पर वो सिर्फ 10 किलोग्राम की इस तरह से प्रतीत होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि चंद्रमा पर जो है वो इस तरह से नॉर्मल गति से चलना संभव नहीं। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री, जैसे 1969 में अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री है वो चंद्रमा पर गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पीठ पर एक भारी वजन रख लिया था ताकि उनका जो भार है वो इस तरह से पृथ्वी पर उनके भार के लगभग बराबर हो जाए और उन्हें चलने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये 2 पॉइंट है कि उपग्रह द्रव्यमान और भार में क्या अंतर। चंद्रमा पर वस्तु का भार देख लीजिएगा कि 1/6। अगला पॉइंट आता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, वो पिंड जो किसी तारे के चारों चक्कर लगाते हैं, किसी तारे के चारों चक्कर लगाएंगे, किसी स्टार के चारों चक्कर लगाएंगे, उसको हम ग्रह कहते हैं। और वो पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी उपग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं उनको हम उपग्रह कहेंगे। तो ये उपग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक यानी जिनका जन्म जो है वो प्राकृतिक तरीके से हुआ है, मानव क्रियाओं के द्वारा ये उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे इसका उदाहरण है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रहों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दूसरे होंगे कृत्रिम उपग्रह, यानी वो उपग्रह जो कि मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, मानव ने उनको इस तरह से बना करके पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए भेजा है। ऐसे उपग्रहों को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम उपग्रह। और इन उपग्रहों का उपयोग अनेक मानवीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह पर अगर हमें संचार करना हो, मौसम की जानकारी प्राप्त करनी हो, या इसी तरह से पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु की स्थिति वगैरह की जानकारी प्राप्त करनी हो, जीपीएस वगैरह का सिस्टम वगैरह, ठीक है, ये सब जो है वो इन कृत्रिम उपग्रहों से ही संभव है। तो यहाँ पर उपग्रह लिख सकते हैं कि उपग्रह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। वो पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। और उपग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह इस तरह से पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, और दूसरे जो है वो कृत्रिम उपग्रह। भारत में जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आर्यभट्ट है या रोहिणी आदि। अब यहाँ पर उपग्रह में 2 प्रमुख उपग्रह के बारे में बात हो रही है, जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दोनों उपग्रह किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, तो अगर कोई उपग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है कि पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उनके ऊपर अगर ये इस तरह से लगातार चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे उपग्रह को हम कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। और ऐसे उपग्रह साधारणतः पृथ्वी की सतह के पास में होते हैं, और इनका मुख्य कार्य जो है वो पृथ्वी की सतह के फोटोग्राफ्स लेना होता है, यानी पृथ्वी की सतह की जानकारी प्राप्त करना होता है कि कहां पर कोई संसाधन है, कहां पर इस तरह से सीमाओं पर कोई अतिक्रमण या इस तरह की कोई अन्य प्रक्रिया तो नहीं हो रही है, या किसी देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए वहां के जो फोटोग्राफ्स वगैरह वो लिए जाते हैं।
तो ध्रुवीय उपग्रह इस तरह से पृथ्वी की सतह के पास में रहते हैं। जो ध्रुवीय उपग्रह हैं वो तेज गति से घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, इसकी वजह से इन पर लगने वाला बल है, जो बल है वो भी ज्यादा होगा और इसकी वजह से इनकी गति भी ज्यादा होगी। दूसरे जो प्रमुख उपग्रह हैं वो इस प्रकार रहेंगे कि वो जो है इस तरह से पृथ्वी के विषुवत रेखा, जैसे यहाँ पर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर गति करेंगे। ये थोड़े दूरी पर या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन उपग्रहों को इस प्रकार से लॉन्च किया जाता है कि इनका जो घूमने की जो दिशा है वो पृथ्वी के घूर्णन यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में रहे। यानी जैसे पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, तो इनका भी जो घूर्णन की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रहेगी। और साथ ही पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, यानी एक घूर्णन में जो समय लगता है लगभग 24 घंटे का, लगभग 24 घंटे का जो समय लगता है, इनका भी जो घूर्णन काल है या जिसको हम आवर्त काल कहते हैं वो भी पृथ्वी के बराबर ही होगा, लगभग 24 घंटे। यानी जितने समय में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करेगी उतने समय में ही ये जो उपग्रह हैं वो अपना एक चक्कर पूरा करेंगे। और चूंकि पृथ्वी से घूमने की दिशा और समान आवर्त काल के कारण या समान इस तरह से घूर्णन काल के कारण इनका जो इसका मान लीजिए हम किसी इस उपग्रह को हम पृथ्वी की सतह से देखेंगे तो वो हमेशा स्थिर दिखाई देंगे। स्थिर इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि घूम रहे हैं, लेकिन इनके घूमना जो है वो इस तरह से हो रहा है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे उतना ही वो घूम पा रहे हैं, और इसकी वजह से एक जगह से देखने पर ये हमेशा स्थिर दिखाई देंगे, इसलिए इन्हें भूस्थिर उपग्रह कहा जाता है। भूस्थिर उपग्रह कहा जाता है। एक्चुअल में ये स्थिर है नहीं, लेकिन स्थिर प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की किसी सतह या पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु और इनके बीच में सापेक्षिक गति नहीं हो रही है। सापेक्षिक गति का मतलब है कि दूरी कम या ज्यादा नहीं हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी अलग घूम रही है, इनका घूर्णन थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। क्योंकि जितनी पृथ्वी की कोई पर्टिकुलर सतह या कोई जो है भाग जितना घुमा, ये भी उसी हिसाब से उतना ही घूम गए, तो एक जगह से देखने पर स्थिर रहेंगे, इसलिए इनको भूस्थिर उपग्रह कहा जाता है। इनका उपयोग संचार आदि में किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन वगैरह, इनके जो इस तरह से संचार वगैरह उनमें भूस्थिर उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उपग्रह हैं उनकी दो मुख्य कैटेगरी होगी कृत्रिम उपग्रहों की। एक तो भूस्थिर उपग्रह, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनका जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे रहेगा, और साथ ही इनकी जो घूमने की दिशा है वो भी पृथ्वी की घूमने की दिशा के ही बराबर रहेगी। और ये जो है जनरली पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर पर इनको स्थापित किया जाता है। और इनकी जो चाल है यानी अपने कक्षा में घूमने की जो गति है वो लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इनकी जो विशेषताएं उनके बारे में देख लीजिएगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर गति करते हैं। 36,000 किलोमीटर इनकी ऊंचाई रहेगी पृथ्वी की सतह से, और इनका परिक्रमण काल यानी एक चक्कर में लगा समय पृथ्वी के घूर्णन काल के ठीक बराबर होता है, यानी लगभग 24 घंटे का होगा। इनके कुछ उदाहरण है, जैसे इनसैट 2B, इनसैट के अलग अलग जो इस तरह से सैटेलाइट है। इनसैट का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन वगैरह के प्रसारण में किया जाता है या उनकी तरंगों के प्रसारण में किया जाता है। दूसरे प्रकार के जो उपग्रह हैं वो है ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। अब ये पोलर सैटेलाइट जो है वो ध्रुवों के ऊपर गति करेंगे, ध्रुवों के ऊपर, ध्रुवों के आसपास, मतलब एग्जैक्ट ध्रुवों के ऊपर नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो ध्रुवों के ऊपर गति करेंगे। और इसकी वजह से ये चूंकि पृथ्वी के ज्यादा पास में रहते हैं तो इनका उपयोग पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेने में, फोटोग्राफ्स वगैरह लेने में किया जाएगा। और ये जो है वो पृथ्वी की तल से लगभग 500 से 8800 किलोमीटर ऊंचाई तक रहते हैं। इससे भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा रह सकते हैं। जब हम इस तरह से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो उसमें विभिन्न कक्षाओं और साथ ही विभिन्न प्रकार के उपग्रहों की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो ध्रुवीय उपग्रह हैं वो बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भूकक्षा में गति करते हैं। तो निम्न भूकक्षा का जो इस तरह से ऊंचाई है ये उसी के आसपास गति करेंगे।
इनका आवर्तकाल लगभग 84 मिनट का रहेगा। अब इसके भी जो है उदाहरण है PSLV श्रेणी के कुछ उपग्रह वगैरह, इनका उपयोग जो है वो बादलों के चित्र लेने, पृथ्वी वगैरह, पृथ्वी की सतह की जानकारी, वायुमंडल, ओजोन परत वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करने। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट इसमें है वो है केपलर के ग्रहों की गति के नियम। केपलर की ग्रहों की जो गति के जो नियम है वो एक बार RAS मेंस में पूछे भी गए हैं। RAS मेंस में ये एक बार पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है और फिर से पूछने की संभावना भी बनी रहती, क्योंकि जो 5 मार्कर्स हैं उनमें केपलर की ग्रहों की गति के नियम पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 3 नियम है, ठीक है। जर्मनी के वैज्ञानिक थे जोहान्स केपलर, और उन्होंने डेनिस के जो खगोल वैज्ञानिक है टाइको ब्रे, उनके प्रयोगों के आधार पर अपने ये नियम प्रतिपादित किए थे। सिंपल से 3 नियम है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो नियम है, जिनको हम कक्षा का नियम कहते हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि जो सूर्य है और अन्य जो ग्रह जैसे पृथ्वी वगैरह, वो इस सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार या इस तरह से परवलयाकार पथ में गति करते हैं, यानी एक ऐसा पथ जिसमें दूरी जो है वो कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर कम है, यानी एक ऐसा पथ जो इस तरह से दीर्घवृत्ताकार आकार का है, उस पथ पर ये गति करते हैं। कारण ये है क्योंकि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इसका कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा, और अगर कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा तो कुछ समय के बाद में धीरे धीरे ये उस पिंड की तरफ गति करती रहेगी और एक समय के बाद में उस पिंड के अंदर जाकर के समा जाएगी। लेकिन चूंकि यहां पर ग्रह जो है वो लगातार सूर्य वगैरह की परिक्रमा कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जो परिक्रमण पथ है वो लगभग स्थिर सा है। तो ये तभी संभव है जब ये एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करे, और चूंकि दीर्घवृत्ताकार पथ पर जब कोई पिंड गति करता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसीलिए जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। तो जब ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे तो यहां पर देखिए दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 2 अक्ष हैं। एक ये जो इस तरह से अधिक लंबाई की ये जो लाइन है इसको कहते हैं दीर्घ अक्ष, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ अक्ष या मेजर एक्सिस। और एक ये जो इस तरह से यहां से ये जो दूरी है इसे हम कहेंगे लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। यानी यहां से ये दूरी जो है वो लघु अक्ष है और ये दूरी जो है वो क्या है, दीर्घ अक्ष। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कोई कक्षा वृत्ताकार हो जाएगी, और अगर ये चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में कक्षा की जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। तो जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार अक्ष पर गति करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्षेत्रीय चाल का नियम। इसमें देखिए ये बताया गया कि चूंकि जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा तो इसकी गति भी कम होगी। यानी जब दूरी अधिक है सूर्य से तो उसका जो वेग होगा या ग्रह का जो वेग है वो कम होगा, और जब सूर्य के पास में आ जाएगी यानी दूरी कम हो जाएगी तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और केपलर ने यह बताया कि समान समय के लिए किसी भी ग्रह का ये जो दूरी और वेग का जो गुणनफल है या आप कहेंगे उसकी जो कक्षीय चाल है वो समान रहती। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर ये एक ग्रह है और इसने 1 घंटे में यहां तक दूरी तय की, और इस और स्थिति में सूर्य के साथ में उसका जो एक त्रिज्या का जो फैक्टर बनता है, उसका जो क्षेत्रीय जो चाल बनती है वो इतनी। जब ये ग्रह यहां होगा तो चूंकि तेज गति से चलेगा तो उतने ही समय में मान लीजिए ये यहां तक पहुंच गया
और ऐसी स्थिति में अब उसका जो क्षेत्रीय चाल है वो इतनी है। तो केपलर ने बताया कि समान समय में ग्रह जो हैं वो समान क्षेत्रीय चाल चलते हैं, यानी उनका इस तरह से सूर्य के साथ में जो त्रिज्या घटक के साथ बनाएगी जो क्षेत्रीय चाल है उसका मान समान रहता है, यानी जितने समय में ये इतना एरिया जो है तय कर रहे हैं, इतने समय में ये जो इतना एरिया तय करेंगे, अगर हम समय को समान रखते हैं तो इनके द्वारा तय किए गए जो क्षेत्रीय चाल है उसका मान समान रहेगा। यानी जितनी दूरी में या जितने समय में ये तय हो रहा है उतने समय में इतना जो क्षेत्र है वो तय किया जाएगा और इन दोनों का क्षेत्रफल समान रहेगा। इसी को क्षेत्रीय चाल का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम जो है वो क्षेत्रीय चाल का नियम है, यानी प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल का मान हमेशा नियत रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब दूर होगा कोई इस तरह से ग्रह, तो मान लीजिए 1 महीने में यहां से यहां तक की दूरी तय की और उसकी जो क्षेत्रीय चाल है वो इतनी है, यानी सूर्य के साथ में उसका जो एक क्षेत्रफल जो बनता है वो इतना है। और जब 1 महीने में सूर्य के पास में होगा तब ये थोड़ा तेज गति से चलेगा, तो चूंकि दूरी कम है तो वेग ज्यादा होगा और उसकी वजह से यहां पर क्षेत्रीय चाल का मान ये होगा। तो समान समय में इन दोनों का मान बराबर रहेगा, इसी को क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। तीसरा है परिक्रमण काल का नियम। अब ये एक सिंपल सा नियम है। देखिए कोई पिंड सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा तो उसकी सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी होगी तो उसे एक तरह से एक बड़ा पथ कवर करके सूर्य की परिक्रमा करनी पड़ेगी, और साथ ही जितना सूर्य से वो दूर है उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो इसका वेग भी कम हो जाएगा। तो यहां पर केपलर ने बताया कि जो ग्रह सूर्य से दूर हैं उनका परिक्रमण काल ज्यादा है। परिक्रमण काल ज्यादा होने का मतलब उनका आवर्त काल ज्यादा है। आवर्त काल ज्यादा होने का मतलब है कि वो सूर्य की परिक्रमा करने में ज्यादा समय लेते हैं। और इसके लिए केपलर ने एक सूत्र दिया था कि देखिए यहां पर जो ये दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष का आधा यानी जिसको हम कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, उसको हम a मान लेते हैं। और इस ग्रह का जो आवर्त काल है, परिक्रमण काल है, ग्रह का आवर्त काल यानी एक चक्कर में जो लगा समय है उसको अगर हम t मान लेते हैं तो t की जो इस तरह से स्क्वायर है वो a के क्यूब के बराबर होगी या क्यूब के समानुपाती होगी। यानी जितना ये दीर्घ अक्ष ज्यादा होगा, दीर्घ अक्ष जो है वो टोटल जो है उसका आधा ले रहे हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, तो जितना दीर्घ अक्ष ज्यादा होगा उतना ही अर्ध दीर्घ अक्ष होगा। तो जितना इस तरह से एक ही जो है इस दीर्घ अक्ष की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही परिक्रमण काल भी अधिक होगा। यानी यहां पर एक चीज देखिए कि t की जो वैल्यू है वो r या a के क्यूब के समानुपाती होती है, यानी जितना ग्रह जो है वो सूर्य से ज्यादा दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल भी अधिक होगा। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे बुध जो कि सूर्य के बहुत पास में स्थित ग्रह, उसका आवर्त काल जो है वो लगभग 88 दिन का है, 88 डेज का है। और वहीं अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लेती। तो ये जो तीसरा नियम है ये परिक्रमण काल का नियम है, यानी जो है इस तरह से ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा की जाती है उसके बारे में बताता है। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है उपग्रह का कक्षीय वेग। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रह है या मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह जो है वो लगातार इस तरह से चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाने के दौरान इसका एक कोई कक्षीय वेग होगा, यानी पृथ्वी के चारों ओर जिस मार्ग पर ये लगातार गति कर रहा है उसे हम कहेंगे इसकी कक्षा। और चूंकि इस कक्षा में गति के दौरान इसका जो वेग होगा उसको हम कहेंगे कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग के लिए एक सूत्र दिया जाता है कि पृथ्वी की सतह के पास जो चक्कर लगा रहे जो उपग्रह उनका कक्षीय वेग v ऑर्बिट होता है √gr। पृथ्वी की सतह के पास में जो चक्कर लगा रहे उपग्रह हैं उनका कक्षीय वेग कितना होगा, v ऑर्बिट इज इक्वल टू √gr। और जब इसका अगर हम मान ज्ञात करें तो ये लगभग 7.92 या लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आता है। यानी जो कक्षीय वेग है, तो कक्षीय वेग क्या है
किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होगी उसको कक्षीय वेग कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट जी आर या 7.92 किलोमीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड, जहां आर ई पृथ्वी की त्रिज्या और जी जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। लास्ट पॉइंट है पलायन वेग। दोस्तों जैसे कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर उस आवेश का बल अनुभव होगा, इसे हम कहेंगे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से एक चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जहां पर उसका बल अनुभव होता है उसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। और इसी तरह से किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र। तो चूंकि पृथ्वी भी एक इस तरह से द्रव्यमान वाली वस्तु है तो इसमें भी गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। अब अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से इस तरह से ऊपर की तरफ फेंके कि ये पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो जैसे ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेगी पृथ्वी का बल इसे वापस धरती की तरफ या सतह की तरफ नहीं खींच पाएगा और ये वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाएगी। तो वो न्यूनतम बल या वो न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके और वस्तु इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस लौटकर धरती पर ना आए, उस न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग यानी कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी से पलायन कर जाए, तो पलायन करने के लिए जितना न्यूनतम वेग आवश्यक है उसको हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। तो यहां पर जब हम पलायन वेग का मान निकालते हैं तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। यानी अगर किसी वस्तु को न्यूनतम 11.2 किलोमीटर वेग से फेंका जाए तो वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर वापस लौटकर नहीं आती और इसी न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से दिया जाता है कि v escape इज इक्वल टू रूट 2gr। ध्यान रखिएगा कि कक्षीय वेग में जहां पर gr आ रहा था यहां पर रूट 2gr आएगा। तो पलायन वेग का मान कक्षीय वेग से रूट 2 गुना ज्यादा होता है और इस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो वस्तु वापस धरती की सतह पर नहीं आती। तो ये हमारा इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का जो टॉपिक था और उसके जो विभिन्न बिंदु हैं उनको हमने थोड़ा सा इस तरह से डिटेल में डिस्कस किया कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है और साथ ही गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। साथ ही इस तरह से द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, उपग्रह क्या होते हैं, केपलर की ग्रहों की गति के नियम क्या है, कक्षीय वेग और साथ ही पलायन वेग क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम आगे के टॉपिक्स में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं कि आरएस का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो फिजिक्स के अंदर और कौन से टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।